चलिए जी क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं, दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। स्टार मार्क कर रहे हैं जी, वंडरफुल कॉन्सेप्ट और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एडिशनल डेप्रिसिएशन। सुनिएगा जी, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर कोई असेसी विच इज इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चर, मैंने कहा सर हमारा ट्रेडिंग का काम है, वो कहते हैं नहीं आप नहीं, आप बाहर रहना। मैंने कहा सर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, कहते हैं कि जी प्लीज आप भी बाहर रहना। एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो सेक्शन है दैट इज नॉट एट ऑल फॉर यू, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स को इन्होंने लालच दिया और वो कहते हैं कि अगर आप अपनी फैक्ट्री के अंदर कोई भी नया प्लांट एंड मशीनरी लेकर आएंगे, ठीक है, तो हम उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पहले साल आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे। मैंने पूछा कितनी, कहते हैं 20%। तो मैंने कहा 20% ऑफ, तो कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो मैंने कहा लेटर से प्लांट एंड मशीनरी पे मेरा पहले ही रेट था 15%, और अब आप बोल रहे हो 20% एक्स्ट्रा देंगे, तो पहले साल में 35% क्लेम कर लूं। कहते हैं एब्सोल्युटली राइट, बट ओनली फॉर द मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, और मैंने कहा किस चीज पे दोगे मैन्युफैक्चरर को, तो उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे। मैंने कहा इंटेंजिबल एसेट्स लिए हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, वो कहते नहीं। मैंने कहा बिल्डिंग बनाई है, फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाई है, वो कहते नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी के। हमने कहा कि जी ठीक है, तो वो कहते कि जी एक बात और सुन लो जाते जाते, ब्रांड न्यू होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड हैंड नहीं, सेकेंड हैंड होती तो जी मैंने तो बहुत अच्छी प्लानिंग करनी थी। ठीक है, मेरे भाई की फैक्ट्री, मेरी फैक्ट्री, दोनों सेम काम, सेम मशीन है, मैंने हर साल मशीनें एक्सचेंज कर लेनी थी और क्या था कि जी न्यू मशीन्स। ठीक है, जबकि है सेकेंड हैंड, उसको मैं अपनी देता, मैं उसकी ले लेता और मेरे को हर साल 20% एक्स्ट्रा मिल जाती और हर साल मैं 35% क्लेम करता, फिर उसको ट्रांसफर कर देता और फिर मैं कहता कि सर न्यू मशीन्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा सेकेंड हैंड मशीन्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने कहा कि सर इंडिया में पहली बार यूज हो रही है, कहते कि नहीं है तो सेकेंड हैंड ही ना, इंडिया या वर्ल्ड वाइड कभी भी यूज नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं, इट शुड बी द ब्रांड न्यू। ठीक है, अगर हमें पता लगा कि ये जर्मनी से आ रही है और जर्मनी में पहले यूज हुई थी, आपको इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। अभी पढ़ लेते हैं जी, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडिशनल डेप्रिसिएशन आर एज अंडर। आप देखिए जी, अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस में P&L में डाल रहे हो फिर तो किस बात की डेप्रिसिएशन, अगर आप कैपिटलाइज कर रहे हैं तो जरूर मिलेगी। ठीक है, लेट से रिप्लेसमेंट है या फिर बड़ा कंपोनेंट आपने चेंज किया जिसको आपको लगता है कैपिटलाइज करना चाहिए, सो इन दैट केस इट विल एडिशनल डेप्रिसिएशन उसके ऊपर भी मिल जाएगी। Applicability, the additional depreciation is available on the new word is very important, और उससे अगला वर्ड और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द वर्ड मशीनरी और द प्लांट। ठीक है जी, कोई बिल्डिंग नहीं, पेटेंट नहीं, बुक राइट्स, बुक्स वगैरह नहीं। ठीक है, और वो कहता है कि जी शिप्स और एयरक्राफ्ट को प्लीज इससे बाहर रखिए। शिप्स तो वैसे भी बाहर थी, उसको तो कभी प्लांट एंड मशीनरी में रखा भी नहीं, बट एरोप्लेन्स और एरो इंजन जरूर आ रहे थे प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 40% के ऊपर, तो वो कहता है कि जी ये भी बाहर रहे। Which are acquired on or and installed after 31/3/2005। ठीक है जी, काफी पुरानी डेट है, सो डेट के ऊपर मैं इतना एम्फसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि हमें तो जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या आएगा कि आपने 2021 में ब्रांड न्यू खरीदे, तभी तो एडिशनल डेप्रिसिएशन, पुराने गुड्स के ऊपर थोड़ी ना एडिशनल डेप्रिसिएशन। एक और बात, एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ पहले साल ही मिलती है, अगले साल से 15-15 ही मिलेगा, सिर्फ पहले साल हम आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना चाहते हैं क्योंकि आपने नई मशीनरी खरीदी, आपका खर्चा बहुत हुआ है ना, तो हमने कहा चलो हम इनकम टैक्स थोड़ा सा इसके ऊपर कम कर देते हैं, आप पहले साल इसके ऊपर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। द प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस द असेसी। ठीक है जी, असेसी तो कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, HUF, AOP, कंपनी, कोई भी। एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और द प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और द थिंग, और इन द बिजनेस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, और इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, बिजनेस ऑफ जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ठीक है, अगर आपके पास हाईलाइटर है तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। क्यों, आपको 5 मिनट के बाद बताऊंगा या आधे पौने घंटे बाद बताऊंगा। ठीक है,
अभी बता देता हूं। आगे ना मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके अंदर एक ही जगह पर आपको SLM अलाउड है, ठीक है। इनकम टैक्स हमेशा और हमेशा डेप्रिसिएशन कब देता है, कैसे देता है आपको, WDV पे। अकाउंट्स में हमने आपको पढ़ाया ना, दो तरीके रहते हैं, एक WDV और एक SLM, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर WDV के अंदर हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज हो जाती है, जबकि SLM के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड रहता है और एक फिक्स डेप्रिसिएशन ही ओवर द इयर्स चलती रहती है। वी सेटल्ड अपॉन इट। और SLM इनकम टैक्स को पसंद नहीं है, और उसने क्या कहा कि जी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रांसमिशन का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो SLM ले लो, ठीक है। और किसी के पास भी ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप और मैं कुछ भी काम करते हैं, हमारी फैक्ट्री है, हम CA हैं, CS हैं, एडवोकेट है, ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं, हम सबको डेप्रिसिएशन मजबूरन एक ही चीज है, दैट इज WDV के ऊपर ही लेनी पड़ेगी। SLM वाली हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैं यहां पे इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं, वहां पर जब SLM की बात आएगी तो उसमें वो कहता है कि जी या फिर तो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो या फिर आप जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो मैंने कहा कि सर मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, कहते नहीं आप नहीं SLM में आना, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर आप जनरेट करते हो, जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो, लेकिन यहां पर कुछ और लिखा है। यहां पर वो कहता है कि जी अगर आप इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर का काम करते हैं तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए क्वालिफाइड है। एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाले को, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, जैसे पावर ग्रिड हो गई और मेनी अदर कंपनीज आर देयर जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है। उन्होंने सिर्फ क्या किए, बड़े बड़े टावर्स लगवाए जी पैन इंडिया, और वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि स्टोर नहीं ना कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को, तो जैसे ही वो बनती है सो हमें वो जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। तो फिर हमारी जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करती, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो कंपनी मेरे पास आई, तो मैंने कहा कि सर नंबर 1 आप SLM में नहीं जा सकते, क्योंकि SLM में जनरेशन वाला कंपोनेंट होना जरूरी है। लेकिन वो कहता है मेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगी, हमने कहा हाँ आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगी। जनरेशन वाले को तो हमने सब कुछ कहा, हमने कहा सर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लो और आप SLM भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कंपल्सरी नहीं है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं इसीलिए यहां पर इतना एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि आगे जाकर वर्ड आएगा जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन यहां पर उन्होंने कॉमा डाल के और लिखा हुआ है, मतलब या फिर आप सिर्फ जनरेशन का काम करते हैं, या फिर आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, या फिर आप सिर्फ ट्रांसमिशन का काम करते हैं, तीनों में से कोई भी करते हैं या एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। And it is applicable only to the assessee who claim the depreciation on the block of assets. पावर वाले को किस पे हम एडिशनल डेप्रिसिएशन देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी पे जो टावर्स। बिल्कुल। डिडक्शन हमने कहा कि सर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगी कितनी, तो वो कहता है 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी इज अलाउड। हाउएवर, सुनिएगा जी प्लीज, बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम यहां पर आई जी। लेट अस से मैंने जो प्लांट एंड मशीनरी अपनी फैक्ट्री में लगवाया वो लगवाया 4 अक्टूबर को या उसके बाद, तो आपको पता है फिर अब 180 डेज पूरे नहीं होंगे। 180 डेज के लिए 3 अक्टूबर को पुट टू यूज हो जाना चाहिए, तभी 180 डेज पूरे होते हैं। अब मैंने 4 अक्टूबर को लगाया या उसके बाद लगाया, तो फिर मेरे को लेटर से जो भी प्लांट एंड मशीनरी था तो उसके ऊपर आपने बोला कि सर अब 15% नहीं मिलेगी, अब आपको 7.5% ही मिलेगी, बिकॉज इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। तो मैंने कहा फाइन, वी आर सेटल्ड अपॉन इट। लेकिन ये ब्रांड न्यू है और हम मैन्युफैक्चरर हैं, तो हमने कहा कि एडिशनल डेप्रिसिएशन भी अब 10% ही मिलेगी, तो इस साल आप 17.5 ले लो। वैसे आपको कितनी मिली थी, 35%, लेकिन अब आपको कितनी मिलेगी, 17.5, आधी हो गई ना, सब कुछ ही हमने आधा कर दिया। और मैंने कहा कि सर कोई बात नहीं, ये बाकी 10% अगले साल ले लूंगा। वो कहते हैं आपने सुना नहीं, सिर्फ पहले साल ही मिलती है। तो मैंने कहा तो मेरा नुकसान हो गया, मेरे को तो सेकेंड हाफ में गुड्स खरीदने ही नहीं चाहिए, सेकेंड हाफ में गुड्स नहीं खरीदने चाहिए, बिकॉज उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा नहीं मिलता, क्योंकि आपने खुद बोला था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ पहले साल मिलेगी, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन।
लेकिन लॉ मेकर ने इसको अमेंड किया है जी, और ये लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं है, 2-4 साल हो गए हैं इसको अमेंड किए, पहले ऐसा ही था जो ऐसा मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से, और वजह क्या है, क्योंकि आपने 180 डेज से कम देर के लिए पुट टू यूज किया था इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, और पहले साल आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 20 की जगह 10 मिली थी, कोई बात नहीं, आप अगले साल 10 और क्लेम कर सकते हो। तो अगले साल 15% मैंने क्लेम करनी थी पूरे साल की, प्लस 10%, क्योंकि मेरी ये 10 रह गई थी एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो अगले साल मैं 25 क्लेम करूंगा, 35 नहीं, 35 मत कर देना, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन अगले साल आपको मिल जाएगी कितनी, 15 प्लस 10, 15 तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, वो तो हमने क्लेम करनी ही थी। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको सेकेंड ईयर में भी मिल गई। मैंने कहा सर सेकेंड ईयर में कैसे मिल गई, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप पूरी 20% नहीं ले पाए थे, क्योंकि आपका एसेट जो पुट टू यूज हुआ था वो लेस देन 180 डेज के लिए हुआ था। तो कोई बात नहीं, आप 20 में से 10 इस साल ले लो और 10 अगले साल ले लो, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से बैठ के सोचेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, समझ आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। आपको थोड़ा सा तो लॉस हुआ, बिकॉज अगले साल जो 10% मिली वो WDV पे मिली, वो एक्चुअल कॉस्ट पे नहीं मिली, ठीक है। तो उसमें से लेटे से 17% आप माइनस कर चुके थे 1 करोड़ में से, तो फिर अब वो आपको 82 लाख का 10% मिलेगी। कि पूरे 1 करोड़ की मिलेगी, पढ़ लेते हैं जी, पढ़ लेते हैं और इसके ऊपर इलस्ट्रेशन भी आएगी, ठीक है। और ये वाकई में आपको ध्यान रखना पड़ेगा जी। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, आपके ना DNA में बसा हुआ है कि जो डेप्रिसिएशन है वो WDV के ऊपर मिलती है, ठीक है, जबकि एडिशनल डेप्रिसिएशन कभी भी WDV के ऊपर नहीं मिलती। इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कैलकुलेटेड अपॉन एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। एक और केस बताता हूं जी आपको, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मेरे पास ओपनिंग, एवरीवन ऑन द बोर्ड, ओपनिंग WDV है जी 10 लाख, ठीक है, और इसको मैंने बेच दिया जी 15 लाख में, ठीक है। और इस साल मैंने एक और मशीन ले ली, 8 लाख की, ठीक है। सो पहले एडिशन करेंगे, 10 + 8 18, और 18 - 15 तो फिर 3 लाख, ठीक है। और फीफो लगाएंगे, ऑब्वियसली ये 10 तो सारा चला गया, और आपको इसमें जो डेप्रिसिएशन मिलेगी पूरे साल की मान के चलते हैं, तो इसमें जो डेप्रिसिएशन मिलेगी वो 8 लाख के ऊपर मिलेगी, ठीक है। 8 लाख नहीं, सॉरी 3 लाख के ऊपर आपके पास WDV कितनी बच गई, 3 लाख, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन 8 लाख पे मिलेगी। यहां तक कि 3 लाख समझ में आया आपको, मैं पूरा कर ही देता हूं आपके लिए, ठीक है। 3 लाख तक समझ में आया। मैं फिर से बोल रहा हूं, 10 लाख में 8 लाख का नया एसेट लिया, 15 लाख हमने बेच दिया। दोबारा से बनाता हूं, यहां पर 10 लाख ओपनिंग था, पहले ऐड कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। 8 मैंने ऐड कर दिया, 15 की बेच दी, मेरे पास बची क्लोजिंग WDV 3 लाख। 3 लाख में मैं 15% ले लेता हूं, अज्यूमिंगली ये 8 लाख 180 दिन से ज्यादा देर के लिए पुट टू यूज किया है, ठीक है। नहीं तो अगर लेस देन होता तो फिर 180 डे से कम लगाता, फीफो को लगाकर। तो मैंने 8 लाख के ऊपर 15%, 1,20,000 रुपया माइनस कर दिया, ठीक है। अब जब बात आई एडिशनल डेप्रिसिएशन की, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 3 के ऊपर नहीं मिलेगी, वो 8 के ऊपर 20%, 1.6 मिलेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा और हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पर मिलती है। आप कहेंगे कि सर मेरे पास तो 8 लाख है ही नहीं, मेरे पास तो वैल्यू ही 3 लाख बची है। 3 लाख जो बची है वो आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो उसी पे कंप्यूट करेंगे, क्योंकि ब्लॉक के अंदर तो ऐसे ही रहता है। लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसमें हर जगह लिखा है कि कितनी मिलेगी, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। WDV चाहे उतनी बची भी ना हो, फिर भी आपको कितनी मिलेगी, एक्चुअल कॉस्ट की ही मिल जाएगी। पढ़ लेते हैं। अगर ये 3 लाख से ज्यादा ही आगे वाले नेगेटिव भी चलेगी, फिर 3 लाख की ही मिलती है, फिर अनएब्जॉर्ब में जाते हैं। A further deduction of 20% of the
actual cost of such plant and machinery is allowed. However, अगर जो asset है वो आपका इस साल में put to use हुआ है for less than 180 days, then the additional depreciation will be calculated at the 10% of the actual cost. लेकिन जो बाकी 50% additional depreciation है, 50% of additional मतलब बाकी का 10%, टोटल कितनी मिलनी थी 20%। 20% में से 50% आप पहले ले गए, मतलब 10% आप पिछले साल ले ली, 10% आप इस साल ले लीजिए। वेयर द एसेट इज एक्वायर्ड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, जिसकी वजह से आपकी पिछले साल की एडिशनल डेप्रिसिएशन रिस्ट्रिक्ट कर दी थी 20 की जगह 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट में। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप बैलेंस 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, नॉट WDV, ठीक है, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इस साल ले सकते हैं, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑलवेज कैलकुलेटेड अपॉन एक्चुअल कॉस्ट, नेवर ऑन द WDV।